मगर ये है, ये प्रॉब्लम हमारी है, हमें इसको करना पड़ेगा। बांग्लादेश एक वाकई प्रॉब्लम है भारत के लिए, हमें इकोनॉमिक, मिलिट्री और बाकी चीजों से कार्रवाई करनी पड़ेगी। मकसद क्या है चीन का? डोकलम के जो हिल्स हैं उन पे अपना फुट होल्ड लेना, जिससे वो चिकन नेक को आर्टिलरी फायर से कवर पाए। और अगर बांग्लादेश जो कि चिकन नेक का वेस्टर्न हिस्सा है, यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट एंड पाकिस्तान आईएसआई, तो ये भारत के लिए वाकई चिंता का विषय है। तो जो बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। जय हिंद। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने एक बार फिर मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए शुक्रिया सर। दरअसल एक बड़ा अहम इशू सामने आया सर, मुझे लगा कि उस पर मैं आपके साथ डिटेल से बातचीत करूं। जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक इस वक्त ढाका में मौजूद हैं। 21 तारीख को वो आए हैं, 24 तारीख तक अपनी टीम के साथ वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी टीम में 1 से 2 ब्रिगेडियर बताए जा रहे हैं, कुछ कर्नल भी हो सकते हैं। और ढाका में बांग्लादेश आर्मी के साथ कई मुद्दों पर वो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। क्या सर, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है सर? और इस खिचड़ी को भारत पकने दे या फिर बीच में ही आग बुझाने की हमें तैयारी करनी होगी सर? हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, एक सच्चाई तो है कि जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है 7 अगस्त को, 5 अगस्त को, उसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, इसमें कोई नहीं। भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ठहराव आया है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत पैदा हुए हैं हिंदुओं के अगेंस्ट वहाँ पर, और माइनॉरिटी जो हैं बाकी जो बुद्धिस्ट हैं और क्रिश्चियन हैं उनके अगेंस्ट भी वायलेंस यूज हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि जो अवामी लीग है उसके जो हिंदू थे वो अवामी लीग को ज़्यादा वोट डालते थे, उसके कारण भी आक्रोश है। और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर है, अवामी लीग अब बिल्कुल ही उन्होंने साइड ट्रैक कर दिया है। तो ये सच्चाई है, भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में काफ़ी ठहराव आया है और इसका फायदा उठाया है दो देशों ने, एक तो चीन ने और एक पाकिस्तान ने। चीन ने स्ट्रेटेजिक हिसाब से और जो पाकिस्तान ने वो बहुत जोरों से लगाया है। आईएसआई जम मार गई है। ये कहना कि आईएसआई पहले काम नहीं कर रही थी, पहले भी काम कर रही थी मगर वो ओपनली नहीं थे। हाँ, पहले ओपनली नहीं थी, अब खुल्लम खुल्ला हो गई है। और जिस प्रकार से अभी आपने बोला, जो जना आसिम मलिक हैं डीजी आईएसआई वो भी हैं और उसको पब्लिसाइज नहीं किया है इन्होंने। और इससे पहले जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं बांग्लादेश से, वो भी गए हुए हैं पाकिस्तान के दौरे पे। तो सच्चाई क्या कि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन दोनों देश, जिस देश ने जेनोसाइड किया था 1971 में पाकिस्तान में, 3 से 4 लाख औरतों का रेप किया था, 30 लाख के करीब लोगों को मार दिया था, 2 करोड़ के करीब लोग पलायन करके थे, 1 से 2 करोड़ भारत की तरफ, आज वही इसका दोस्त बनना है। वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम यही होती है कि ऐसी आप कभी भी गारंटी नहीं ले सकते इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अब सच्चाई यह है कि आपने जो बताया खिचड़ी क्या पकड़ी है, खिचड़ी बहुत कुछ हो रहा है। एक तो आईएसआई जो है अपना गढ़ बना देगी, वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स को भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेगी। रोहिंग्या जो हैं 10 लाख के करीब, वो पहले ही रेडिकलाइज कर चुके आईएसआई, उनको भेजेगी। स्मगलर्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग का स्टार्ट करेगा। और जो बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, जिससे वो हथियार भी देगा, उसको अम्यूनिशन भी देगा। और उसके बाद ट्रेनिंग की बात करिए, ट्रेनिंग टीम भी पहुंच गई है पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इतने सालों तक ने जो शेख हसीना के टाइम में जो था कि इनको दूर रखा गया, वीजा भी कंट्रोल था, एकदम मोहम्मद यूनुस के आने के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हुई है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, भारत को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। इसका कोई दी सोल्यूशन नहीं है कि ये कहना है कि भाई हम ये कर दें। हमें इसके लिए 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी, कोई एक चीज नहीं है। जो आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे फिर बातचीत करते हैं, मगर ये सच्चाई है, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। मेरा एक सवाल और भी है सर, क्योंकि अगर जिस प्रकार से हाल ही में खबरें आई थी कि पाकिस्तान का अम्यूनिशन, आर्टिलरी शेल्स वहां पे पहुंचे हैं, टैंकों के गोले वहां पर पहुंचे हैं, फिर आरडीएक्स पहुंचने की बातें सामने आई। अब पाकिस्तान की जो आर्मी की टीम है वो वहां पर पहुंच रही है, डीजी आईएसआई वहां पर पहुंच रहे हैं। तो
भारत क्या बांग्लादेश को ये अलर्ट दे सकता है कि देखिए हमारे खिलाफ आपकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और अगर हमारे खिलाफ, हमारे हितों के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो ये आपके लिए भी सही नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, ये तो है, मगर जो बांग्लादेश तो उसको रिफ्यूट करेगा। वो कहेगा कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमारा और पाकिस्तान के अपने आपस के रिलेशनशिप हैं, और जी। दो इंडिपेंडेंट देश हैं, हम जो हैं जो चाहे कर सकते हैं। मगर हमें सच्चाई पता है कि अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन फर्क पड़ सकती है। जी। देखो, जो शेख हसीना का जो टाइम था 15 साल, वो एक गोल्डन पीरियड था भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में। वहाँ पर भारत और बांग्लादेश का ट्रेड भी बहुत बड़ा, और यही नहीं कि बांग्लादेश की इकॉनमी काफ़ी अच्छा कर रही थी, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, और एट वन ऑफ पॉइंट टाइम पर कैपिटा इनकम भी भारत से बेटर हो गया था बांग्लादेश का। और भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के कारण एक स्टेबिलिटी आई थी बांग्लादेश के अंदर, और भारत और बांग्लादेश में कनेक्टिविटी थी, रेल की, रोड की। उन लोगों ने भी हमारे को मोंगला जो पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट के भी एक्सेसिबिलिटी दी, नहीं तो बहुत चक्कर काट के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जाना पड़ता था, कलकत्ता, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे या मिलिटेंट ग्रुप थे नॉर्थ ईस्ट में, उनके ज्यादातर कैंप चिटागोंग में शिफ्ट हो गए थे जब भूटान से हमने बस्ट कर दिया था लेटर पार्ट ऑफ 90s एंड अर्ली पार्ट ऑफ 2001। तो हाँ, तो उस समय में था सर, मैं उस इनके सब ऑपरेशन में था। मैं ये कह रहा हाँ था बिल्कुल कि बिल्कुल, और मैं कमांडिंग कर रहा था वहां पर बटालियन। हाँ हाँ, मैं उस टाइम में कमांड ही कर रहा था बटालियन वहीं पर कोकराझार बोगाई गांव में। तो मेरा मतलब यह है कि ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बेसिस चिटागोंग हिल में बांग्लादेश में थी। शेख हसीना के आने के बाद इनको खदेड़ दिया गया और इनको पकड़ के भारत के हाथ दे दिया। उल्फा जो था उसकी तो बिल्कुल कमर टूट गई थी, उसका जो प्रवेश बुरवा वहां से भाग गया था, राजकुरोवा को भारत के हवाले कर दिया था। चाहे एनएससीएन आईएम था, एनएससीएन खपलांग था, पीएलए था, और आपका एनडीएफ भी था, और उल्फा था, इनकी सबकी बेसिस। तो भारत की नॉर्थ ईस्ट में अगर शांति आई थी तो उसकी एक जो कंट्रीब्यूशन एक शेख हसीना की भी थी कि उन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो उनके कैंप थे, इनको बांग्लादेश से बिल्कुल दूर कर दिया। जो आईएसआई कर रहा था कोशिश, जब खालिदा जिया और जमाते इस्लामिक मिला के भी एक बार गवर्नमेंट बनाई, तो एंटी इंडिया उस टाइम भी थे, मगर इतने नहीं थे जितने अब हैं। अब सच्चाई यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत खराब हो रहे हैं। इसको हम कैसे करें वो आगे जब बातचीत करेंगे तब करते हैं, क्योंकि मेन मकसद वही है। अब हम यहां से कहां जाएं? अब एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अवाम को क्या बताते हैं। देखो, मोहम्मद यूनस एक प्रकार से मुखड़ा है। आज जो पावर है वो ज्यादातर जमाते इस्लामी या बांग्लादेश मुजाहिदीन या जो रेडिकल एलिमेंट उनके पास है। ये इसको जो भेजा गया है डीप स्टेट यूएस ने, अमेरिका ने भेजा है। जो मोहम्मद यूनस है, इसने जो हिलेरी क्लिंटन के जब इलेक्शन हुए थे तो बहुत फंडिंग भी की थी, ये सोरस के करीब भी था। एंटी इंडिया सेंटिमेंट है इसमें, इसमें कोई शक नहीं। ये मुझे लगता नहीं कोई सक्सेसफुल रहेगा, मगर आज की तारीख में इसके कंट्रोल में चीजें हैं। हाँ, इसके सर, क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम बांग्लादेश आर्मी के अंदर भी एक कट्टरपंथी सोच को देख रहे हैं इस वक्त, जिस प्रकार से उनके जनरल्स पाकिस्तान जा रहे हैं, या जिस प्रकार से उनके क्वार्टर मास्टर जनरल ने आईएसआई चीफ का स्वागत किया है, तो बांग्लादेश आर्मी के अंदर भी क्या दो धड़े हैं सर? मुझे देखो, ऐसा है कि बांग्लादेश आर्मी को ये सोचना कि वो प्रो इंडिया था और पाकिस्तान के विरुद्ध था, वो शायद ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो 71 में हुआ था वो बहुत पुरानी बात है। इसमें कोई फौज में था नहीं उस समय। ये सारे नई जनरेशन है और ये कुछ और सोच विचार है। तो ये सोचना कि ये प्रो इंडिया थे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बार बांग्लादेश जा चुका हूं, और उसके बाद मैंने लंबा एक कोर्स किया था, एडवांस सिक्योरिटी कोर्स ऑन टेररिज्म इन हवाई यूएस। तो वहां पर बांग्लादेश के भी 3 ऑफिसर थे, पाकिस्तान के थे। तो मैंने रवैया उनको 2009 की बात है, उस समय इसे देखा था कि अगर हम ये सोचें कि हमने इनको आज़ादी दिलाई है तो ये
भारत की तरफ इनका पक्ष है, ऐसा था नहीं। और अब आपने ठीक बोला, मुझे लगता है अब बांग्लादेश की फौज जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान होती जा रही है। जिस प्रकार से इतनी जोरों से आपस में एक दूसरे के पास देशों में जाना, DGISI का आना, यहाँ से प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का आना, हथियार वहां से आना, ट्रेनिंग टीम का आना, तो मुझे लगता है ये तो कॉज ऑफ कंसर्न है, इसमें तो कोई शक नहीं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें आ रही है शेख हसीना। ओके, शेख ना हर एक प्रॉब्लम की जड़ वो है, जबकि वही उसने ही इस देश को कहां से कहां लेगी। और शेख हसीना अनफॉर्चुनेटली भारत में है, क्योंकि उसको जो सेल्फ एग्जाइल और कोई देश उसको मानने तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका डीप स्टेट ने ये कार्रवाई कराई है। अमेरिका को इतने सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया अपनी देश की सुरक्षा के लिए, नहीं करना चाहती थी काम गलत। तो इससे क्या है कि अमेरिका के कारण ना अमेरिका ने विजय दिया ना यूरोप ने दिया, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। और भारत ने बड़ा दिल दिखा के, और वाकई भारत अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता, तो सेल्फ एक्साइल भारत में ये भी एक कारण है पब्लिक को बताने का, आवाम को बताने का, कि शेख हसीना भाग के भारत में ने शरण दी हुई है, उसके कारण भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप काफी खराब है। फौज के भी मैं यही कहूंगा एंटी इंडिया सेंटीमेंट किसी हद तक है, पूरा तो नहीं कह सकते। कुछ लोग कुछ जो मैन इन यूनिफॉर्म ये भी समझते हैं कि ये भारत की फौज है जिसने मुक्ति बहानी मिलके उनको आजादी दिलाई, नहीं तो आजादी मिलना बहुत मुश्किल था। जी, एक पॉइंट मेरा और सर, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी की टीम बांग्लादेश पहुंच रही है तो हम जानते हैं कि उनकी आर्मी क्या कर सकती है। 1971 में 93,000 जवान अगर सरेंडर कर सकते हैं और कारगिल वॉर में जो अपने जवानों की बॉडी छोड़कर भाग सकते हैं, वो मिलिट्री तौर पर क्या कर सकते हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या जिस प्रकार से जो ISI की एक खासियत है कि वो कट्टरपंथी भावनाओं को बहुत तेजी से जगाती है, तो हमें नॉर्थ ईस्ट को लेकर अब थोड़ा ज्यादा अलर्ट होना होगा सर। बिल्कुल होना पड़ेगा। अभी आपने बहुत अच्छा बताया, जो कि जाहिर हक के टाइम से पाकिस्तान की फौज में एक रेडिकलाइजेशन आया था, एक इस्लामीजेशन की तरफ गए थे, अगर आपको याद हो, और ISI ने बड़ा मेजर रोल किया था। तो ISI, ये सच्चाई है कि जो एक लिबरल टाइप की फौज है बांग्लादेश की, एक फॉरवर्ड थिंकिंग, उसको ये मुझे लगता है अपनी सोच जो पाकिस्तान के अंदर है, उनकी जो फौज में इस्लामाइजेशन है बहुत जोरों से, उसकी तरफ ये झुकाव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रिलीजियस जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जो जायल हक ने किसी टाइम में स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी हमें बहुत चौकन्ना है, हमें क्या करना चाहिए। देखो सच्चाई ये है, हमें एक चीज ये तो मान के चलनी पड़ेगी, जो आप कह रहे थे कि बांग्लादेश और इतनी बड़ी फौज है नहीं, पाकिस्तान जिसने 93,000 अपने जवान जो एक प्रकार सरेंडर किए थे। हाँ ये भी है, अभी अराकान आर्मी के साथ इनका जो कि रखैन प्रोविंस में बांग्लादेश के साथ मुठभेड़ हुई, तो इनको चने चबा दिए उन्होंने कम से कम 18 से 20 पोस्ट इनकी पकड़ ली थी ईस्ट बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की जो फौज है वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, इनकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है BGB, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इनकी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो ज्यादा पावरफुल है ना कि फौज। वो फौज तो इंटरनली काम करती, क्योंकि थ्रेट तो थी नहीं, मगर अब ये अपनी फौज को मजबूत करेंगे और इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी और चीन इसकी मदद करेंगे। ये हमें ध्यान देना है जब हम 2 फ्रंट की वार करते हैं, कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है पाकिस्तान और चीन से इकट्ठा हो सकता है, तो हमें आने वाले समय में ये बांग्लादेश का भी फैक्टर करना पड़ेगा। एज ऑन टुडे ऐसा लगता है। अब हम कर क्या सकते हैं, देखो इकोनॉमिकली बांग्लादेश भारत पे बहुत डिपेंडेंट है। पानी यहाँ से जाता है, बिजली यहाँ से जाती है, इनका रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि अब ठप पड़ी है, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमाता था, उसका रॉ मटेरियल भारत से जाता है। यहाँ से आपका जो खाद्य पदार्थ जाते हैं, जिस प्रकार से राइस यहाँ से जाता है, अनियन यहाँ से जाते हैं, तो जो बांग्लादेश की डिपेंडेंसी है भारत पे बहुत ज्यादा है। हम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे उनके, और ऐसे में बांग्लादेश करेगा तो हमारे पास एक इकोनॉमिकली हम ट्विस्ट कर सकते हैं ट्रेड, इसमें कोई शक नहीं, हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ गया बांग्लादेश को अपना
जगह दिखाने का। बांग्लादेश को आप छोड़ जी। नहीं सकते, जो करना चाहे कर देगा। तो बांग्लादेश को ये बताना कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको अगर क्रॉस करोगे तो फिर भारत किसी हद तक जा सकता है। अब ये झूठ बोलते रहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है और सब ठीक है, मगर सब ठीक नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI अपने पैर जमा रही है बांग्लादेश में, जिस प्रकार से हमारा जो बॉर्डर एक्टिव हो गया है, स्मगलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, रेडिकल एलिमेंट्स आने की कोशिश करे जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, और बंगला गार्ड बांग्लादेश है, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, वो बल्कि मदद कर रही है उनको ऐसा करने में। तो ये सच्चाई है। हमें एक तो इकोनॉमिकली ट्विस्ट कर सकते हैं, और एक मिलिट्रीली भी हमें जो है अपना जो पावर है वो डिस्प्ले करते रहने चाहिए कि अगर इसके पार तो फिर इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस। ये सच्चाइयां बांग्लादेश को बताना, और मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और उनका रवैया मोहम्मद यूनुस के बहुत ही अलग रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को उसने बहुत बार एडवर्स स्टेटमेंट पास किए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो था हिलेरी क्लिंटन और आप बाराक ओबामा उनकी कैटेगरी का है, और इसको इसीलिए भेजा गया था। तो शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता है, मगर अमेरिका के लिए बांग्लादेश कोई बड़ी पॉइंट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पास और बहुत कुछ करने को है, और मुझे लगता नहीं बांग्लादेश की तरफ इतनी ध्यान देगा। मगर ये है, ये प्रॉब्लम हमारी है, हमें इसको करना पड़ेगा। बांग्लादेश एक वाकई प्रॉब्लम है भारत के लिए, हमें इकोनॉमिक, मिलिट्री और बाकी चीजों से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन जा रही है वो जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट ज्यादा फैलते जा रहे हैं और माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है हमें भी सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। राजेश जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल सर, जिसका छोटा सा जवाब चाहूंगा। क्या हम चिकन नेक को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश से लगातार आवाजें उठी थी, क्या चिकन नेक को लेकर हमें अलर्ट रहना होगा? और मणिपुर में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वहां पर एक आग लगी हुई है। क्या ये बांग्लादेश के अंदर जो हालात बदल रहे हैं, जो ISI वहां पे पहुंच रही है, क्या इस आग में घी डालने का काम किया जाएगा? उसको लेकर और सचेत होना होगा सर। बिल्कुल रहना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत अच्छा बोला कि जो चिकन नेक है, आपको याद रहना चाहिए 2017 में जो चीन डोकलम में आया था, और डोकलम में उसका आने का मकसद ही ये था, और भारत की फौज फिर गई तो फिर पीछे गई, मगर फिर बाद में ये भी पता चला वो वहां से तो पीछे चली गई, मगर दोबारा साइड से होके उसने अपने गांव वगैरह बनाए। मेन मकसद क्या है चीन का? डोकलम के जो हिल्स हैं उन पे अपना फुट होल्ड लेना, जिससे वो चिकन नेक को आर्टिलरी फायर से कवर पाए। और अगर बांग्लादेश जो कि चिकन नेक का वेस्टर्न हिस्सा है, यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट एंड पाकिस्तान ISI, तो ये भारत के लिए वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि चिकन नेक में चीन भी पहले पूरी कोशिश कर रहा है डोकलम में एक दबाव डालने की, और इधर ये होता है। तो ये सच्चाई है, ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और भारत को हर पहलू को देखना है। और भारत को एक चीज भी देखनी है कि हम कुछ ऐसा काम ना करें कि इसके अंदर जो सिचुएशन है वो और खराब हो, क्योंकि ये भी हमें याद रखना है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन अभी है वो हो सकती चेंज हो जाए, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन नहीं हुए टाइम पे, तो आप एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइज वहां चलेंगी। जो भी गवर्नमेंट आती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, उससे भारत ने नाते रिश्ते करने चाहिए, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ या चीन की तरफ बिल्कुल जाना। जी, और इसमें बिल्कुल बिल्कुल सर, कड़ा रुख भी बड़ी एक अहम बात आपने की कि जरूरत पड़ी तो पावर भी अपनी शो करनी पड़ती है। लेकिन बिल्कुल, शुक्रिया सर, शुक्रिया। राजेश, मैं ये कहूंगा इकोनॉमिक माइट, मिलिट्री पावर, इनका मेल मिलाप भी करना पड़ेगा। बांग्लादेश को ये बताना कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो फिर हम किसी हद तक जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद। जय हिंद सर।